जय माता दी आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम आप कोऑर्डिनेट कंडीशंस पे बात हो चुकी है, वो हम आप कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। अच्छा, उसके पहले ना कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पे बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम कुछ बच्चे कहते हैं सर हम क्लास 9th में हैं, क्या ये मेरे लिए है? क्या कोई कहता है क्लास में 10th में हूँ, क्या मेरे लिए? मैं एक चीज क्लियर कर दूं इस चीज पर। देखिए, अभी जो भी चीजें चल रही हैं, जैसा कि जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल के, तो वहां पर देखो देखेंगे आप दो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस की और एक बैचेस की ना, जहां पर थियोरेटिकल बातें की गई हैं। तो दो मिलेगा जिसमें लिखा होगा राइजिंग बैच, राइट। तो वो जो क्वेश्चंस या थ्योरीज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एज पर प्योरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, राइट। उसके बाद जितने भी प्लेलिस्ट आपको मिल रही है, चाहे वो सेंटेंस की है, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, कुछ भी हो गया, राइट, एक्स वाई जेड जो भी है, वॉइस है, नरेशन है, जितने भी या प्रीपोजिशंस हैं, जितने भी चीजें राइजिंग बेच वाले जो दो प्लेलिस्ट के ग्रुप्स हैं, उसको छोड़ करके आप ये समझे, मान लीजिएगा कोई बच्चा 6th क्लास में है, ठीक है, और कोई 12th में है, समझ में आ रहा? ठीक है। तो ये जो चीजें डिस्कस की जा रही है ना, वो मतलब आप समझिए, अभी वो क्लास 6 से क्लास 12th की कोई भी हो, वो चीजों को समझे, ये उन्हीं के लिए है प्योरली। जितने भी, जैसे हाई स्कूल में आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश ग्रामर का, लैंग्वेज का, वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगा। जब आप अपना सिलेबस चेक करेंगे तो लगभग 80% चीजें मैं डिस्कस ऑलरेडी कर भी चुका हूँ। कुछ चीजें जैसे बची, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, इंटर के सेक्शन की बात करूँ, सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अभी हम आप उस पर आएंगे। और 2000 इस बार जो 2025 चल रहा है बच्चों, ठीक है, जुलाई है, तो आप ये मानकर चलें कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक मैं हाई स्कूल और इंटर के जो भी ग्रामर के सिलेबस है, चाहे वो सीबीएसई पैटर्न का हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, राइट, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यानी कि आपको यहाँ पर सारे मैटर मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा 6 में है, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 11th में, 12th में है, ये सभी के लिए है। और स्पेशली जैसे मान लीजिएगा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करे, जिसका बेस ही नहीं क्लियर है, बेसिस मतलब फंडामेंटल्स ही नहीं क्लियर है उसको लैंग्वेज के, तो उसके लिए भी बहुत यूजफुल है। यानी कि वो समझ लीजिए उन्हीं सबके लिए भैया, ये पूरा बेस मजबूत रहेगा, तभी हम आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस को क्रैक कर पाएंगे। और एक बार मुझे जब लगेगा कि मैं लगभग सारे फंडामेंटल्स पे बात कर चुका हूं, इसलिए ये सारी क्लासेस ऐसे बच्चों के लिए रखी गई कि कोई भी पढ़ सके, राइट। अगर बहुत कमजोर बच्चा है तो वो भी, और मॉडरेट है, बहुत अच्छे लेवल का है तो वो भी। हर चीज को, एक एक चीज को बारीकी से ध्यान देके आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, राइट। एक बार मुझे लगेगा कि अब मैं फंडामेंटल्स पे बात कर चुका हूं, अब इससे ज्यादा फंडामेंटल्स पे बात नहीं हो सकती है, तब वहां पे मैं पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस को टारगेट करके भी मैं फिर प्योरली कॉम्पिटिटिव वीडियोस भी आपको मिलेंगे, बट उसमें अभी टाइम है, राइट। पहले तो एक बार हमारा फाउंडेशन क्लियर तो हो जाए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। हम आप पहले, जैसे अभी मान लीजिए, जैसे हमने लिखा कि ही इज प्लेइंग इन द फील्ड, अब इन द फील्ड को हमने अंडरलाइन कर दिया, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्यों है, इसका फंक्शन क्या है, जिससे प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करती है। ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। ऐसे ही हर एक कॉन्सेप्ट पर एक एक चीज को एक एक चीज के बारे में हमको बहुत डिटेल्ड में उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, तब फिर मजा आएगा, राइट। उसके बाद जब मुझे लगे मैं इन सारी चीजों पे बात कर चुका हूं, तो मैंने जैसा भी आपको कहा, मैं एक एक एग्जाम को पर्टिकुलरली टारगेट करूंगा, और सब में पूछी जानी इंग्लिश ही, राइट। तो प्योरली एक सिलेबस डिजाइन करूंगा जिसमें जितने भी एग्जामिनेशन आपके आते हैं, चाहे वो एसएससी, एमटीएस हो, सीएसएल हो, सीजीएल हो, एनडीए, सीडीएस, ठीक है, जो भी एग्जामिनेशन है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चूंकि पूछी इंग्लिश ही जाएंगे। आप समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि एसएससी एमटीएस में पूछ रहा है मैंगो मतलब आम। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, हालांकि ये नहीं पूछा जाता, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो फिर इंडिया एग्जामिनेशन में कुछ और पूछ लेगा। क्वेश्चंस में वैरायटीज होती है, बस इतनी सी बात है। और आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैंगो का मतलब आम हर जगह होना है, राइट।
तो इस तरीके से सिलेबस को मैं डिजाइन करूंगा ताकि वो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उन सब के लिए एप्रोप्रिएट हो, उचित हो और सफिशियंट हो, कहने का मतलब ये है, राइट। तो आई होप कि अब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आज हम आप बात करने जा रहे हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या है, जैसे जो हमने कोऑर्डिनेट में देखा, ठीक है। अगर हम ये देखें, ये जो हमारा क्या था, निमोनिक था, फैन बॉयज, राइट। तो इसमें जैसे क्या क्या आ गया, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, क्लियर। ये सब हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, राइट। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे, ठीक है। सीसी यानी कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सीसी यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमेशा कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। अब इनको आप छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी हमारे पास कंजंक्शंस हैं, राइट, वो सबके सब क्या है, सबऑर्डिनेट है। जैसे अगर हम आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की बात करें तो जैसे बिकॉज हो गया, ठीक है, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, दो, ऑल्दो, राइट, एक्सेट्रा। अब आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मतलब फैन वेज को आप छोड़ देंगे तो बाकी जितने भी कंजंक्शंस हैं हमारे, वो सब के सब क्या है दोस्तों, वो सब के सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, राइट। अब समझिएगा, अब कंजंक्शन हमेशा क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, आप जानते हो कंजंक्शन क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ये कंजंक्शंस वाले वीडियोस में ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों, दोस्तों, साथियों, मेरा बस एक पर्पज है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से जाके चीजों को समझ सके, क्योंकि मैंने हर वो चीज झेली है जो स्टार्टिंग पीरियड में, अगर कोई भी बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीखना चाहता है तो आप समझिए जो कुछ भी आप झेल रहे होंगे या झेल सकते हैं वो सब मैंने झेला हुआ है, राइट। उल्टी सीधी चीजें एक बार हम आप पढ़ लें, बस एक बार, आप समझ रहे हो ना। देखो, ये तो कोई पढ़ा ना हो, कहीं पढ़ा ना हो, आप उसको समझा ले जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने एक बार गलत पढ़ लिया तो फिर इसको सही चीज समझा पाना बड़ा टफ हो जाता है। आई बात समझ में। और ये फिर एक बार आप पढ़ो, फिर उसको आपको 10 साल बाद पता चलता है, अरे यार ये सब धोखा था, बहुत बड़ा धोखा था हमारे साथ। अब उसको डिलीट करने में ना भाई हालत खराब हो जाती है। पहली चीज तो आप ये बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट कर पाते हो कि यार ये सही था कि वो सही था, आप समझ रहे हो ना। इसलिए, और आप यकीन करें, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से डिटेल में आपको इसलिए बताया जाता है ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। इसलिए पूरा का पूरा दिमाग हम आप लगाएंगे चीजों को समझने पर, एनालाइज करने में। इसलिए आप देखते हो कि मैं बहुत आराम से, बहुत प्यार से चल रहा हूँ, बहुत दौड़ कर भाग कर, ये वो दोस्तों, आई आज लैंग्वेज चल रहा है, कल सिखाने लगूं हैव का यूज, ये कुछ आराम से सीखने का एक मतलब वही है ना कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आराम से चलिए और हर एक काम को बहुत डिटेल में, बहुत प्रॉपरली कर रही है, 100% दीजिए अपना, तब आएगा मजा। अगर आप देखेंगे तो लगभग 400 प्लस वीडियोस होंगी। तो अगर कोई बच्चा जाकर 1 बाय 1 चीजों को देखना शुरू करेगा तो आई थिंक उसको ये फील होगा कि मुझे लैंग्वेज आती है, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है, उसको ये फील होगा, ये मेरा विश्वास है, राइट। अब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस को अब आप छोड़ देंगे तो जो भी कंजंक्शंस अब बच रहे हैं वो सबके सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होंगे, हमेशा याद रखिएगा, ये बनाते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बनाते हैं,
सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। हमेशा याद रखिएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, तीन प्रकार की क्लॉज होती है, प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट, राइट। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन से बनाया, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाया गया। सबऑर्डिनेट कंडीशन सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे, ठीक है। और प्रिंसिपल क्लॉज तो आप जानते हैं, जिस क्लॉज के पहले कोई कंजंक्शन ना लगा हो स्टार्टिंग में, वही हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। दूसरी ये तो सबऑर्डिनेट होगी, ये तो कोऑर्डिनेट, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कंजंक्शन। ये उसके कंजंक्शन के टाइप पे डिपेंड करेगा, राइट। कि अगर वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा। अच्छा, इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को, इसी का दूसरा नाम क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों है अभी समझाता हूं, एकदम आप रिलैक्स रहिए, परेशान मत होइए, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम आप डिपेंडेंट क्लॉज कहते क्यों है, देखिए जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज आप जानते हो, कोऑर्डिनेट क्लॉज को हम आप इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड करते हैं। यानी जो कंपाउंड सेंटेंस होता है हमारा, उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, वो भी इंडिपेंडेंट होती है। दूसरी जो हुई वो हमारी कौन सी हुई, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, राइट। तो वो भी इंडिपेंडेंट ही होती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को ऐड करती है, राइट, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। समझ रहे हो ना मेरी बात को। लेकिन ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, डिपेंडेंट क्लॉज बोली जाती है। अच्छा, रीजन क्या है डिपेंडेंट क्लॉज बोले जाना, उसका रीजन ये है कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं इसमें जो दोनों क्लॉजेस हैं, प्रिंसिपल और ये दूसरी क्लॉज जो हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज बन रही है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। दोनों अपनी मीनिंग को कन्वे करने में एक दूसरे पर दे आर नॉट डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि इस क्लॉज का भी अपना एकदम कंप्लीट सेंस निकलता है और दूसरे भी क्लॉज का एकदम कंप्लीट सेंस निकलता है। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये आप नोटिस किए होंगे। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो पूरी तरीके से डिपेंड होती है अपनी मीनिंग को। देखो मीनिंग तो कुछ ना कुछ दे ही देगी, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देती, कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पाती जब तक आप उसकी प्रिंसिपल क्लॉज को नहीं देखोगे। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है अपनी मीनिंग को कन्वे करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज की हेल्प लेती है। आई बात समझ में। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है हमारी, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है किस पे, प्रिंसिपल क्लॉज पे, अपनी मीनिंग को कन्वे करने के लिए, अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। समझाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया एक सेंटेंस लिया, एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, हमने एक सेंटेंस लिखा, बिकॉज he is honest। अब देखिए ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और क्लास आप अच्छे से जानते हो क्लास क्या है। क्लास वाक्य का, सेंटेंस का वह पार्ट जिसमें एक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट वन वर्ब हो। यानी कि अगर हम बात करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज, तो द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज इज दैट basically both are the parts of the sentence, but phrase has no subject verb combination while clause has subject verb combination। phrase और clause दोनों sentence के पार्ट होते हैं, लेकिन phrase में जैसे आप कोई भी phrase पकड़ लो, प्रीपोजिशनल phrase कुछ भी पकड़ लो, जैसे हमने कहा on the table, in the corner, तो यहां पर subject verb नहीं है, तो phrase में subject verb combination नहीं होता है, लेकिन क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। वहां आपको एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिल जाएगी। तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई, क्लॉज हो गई। और ये रहा हमारा कंजंक्शन, क्या रहा, कंजंक्शन रहा। कौन सा कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो अगर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये हमारी, चूंकि ये रहा हमारा सब्जेक्ट और ये रही हमारी वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये हो गया हमारा एक क्लॉज। क्या हो गया, क्लॉज हो गया। कौन सी क्लॉज होगी, अब इस पे डिपेंड करता है कि इसके पहले देखो कंजंक्शन लगा है। कौन सा कंजंक्शन लगा है, सबऑर्डिनेट लगा है। इस पूरी क्लॉज का नाम क्या है, सॉरी, यस सी, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज।
सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब कह रहा है कि बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। अब सोच, ही इज ऑनेस्ट, कोई खड़ा आप जाके उससे बोलो कि बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि वह ईमानदार है, आप ये बोल रहे हो। अच्छा, क्योंकि वह ईमानदार है, आपको नहीं लग रहा है कि यार कुछ इनकम्प्लीटनेस नजर आ रही है इसमें? अभी देखो, अभी मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, फिर आप बताना कि इसका मीनिंग ज्यादा क्लियर है या इसके साथ जब हमने क्लॉज और लिख दिए, अब दोनों को मिलाकर जब पढ़ रहे हैं तो मीनिंग ज्यादा क्लियर होने लगी। इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोला जाता है। समझाता हूं, जैसे हमने कहा, दूसरा एग्जांपल लिखा इसी से रिलेटेड, आई लाइक हिम बिकॉज he is honest। I like him because he is honest। ये सब्जेक्ट है, I सब्जेक्ट है, like वर्ब है, तो ये हो गया हमारा एक क्लॉज, राइट। सब्जेक्ट वर्ब, he सब्जेक्ट है, is वर्ब है, बिकॉज कंडीशन है, तो दूसरी क्लॉज हमारी बच्चों ये हो गई। ठीक है, हमारे पास दो क्लॉजेस हैं। ठीक है, समझिएगा पहले एक सेंटेंस, एक क्लॉज हमारे पास या सेंटेंस हमारे पास क्या है, बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि वह ईमानदार है। अब समझना, इसका हिंदी में सेंस क्या आ रहा है, क्योंकि वह ईमानदार है। अब आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा इनकम्प्लीटनेस जैसा कुछ है, मतलब बिकॉज क्योंकि वह ईमानदार है, आगे कुछ इसका होना चाहिए या कुछ और बात होनी चाहिए इसमें। आप खुद ही सोचो ना, आप किसी के पास जाके बोलो क्योंकि वो ईमानदार है, क्योंकि वो ईमानदार, इसको लगे भाई क्योंकि वो, मैं क्या करूं यार, क्योंकि वो ईमानदार है, कुछ बताओ ना, क्योंकि वह ईमानदार है। तो अब देखो इस सेंटेंस के पढ़ के देखो क्या लिखा है कि आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं। अब बात आई ना, मैं उसे पसंद करता हूं, भाई क्या रीजन क्या है, ये रीजन बताता है, बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो रीजन बताता है। अब ये देखो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बहुत सारी चीजें बताती है, इससे रीजन बताएंगे, पर्पस बताएंगे, ठीक है, टाइम बताएंगे, बहुत ऐसे कई वेरिएशंस हैं, उन सब पे हम आप बात करेंगे, परेशान मत होइए। आज बेसिकली हम क्लियर करेंगे इस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का पूरा फंडामेंटल, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं, कैसे वो फंक्शन करते हैं, और ये कैसी क्लॉज क्रिएट करेंगे या जनरेट करेंगे या बनाएंगे, राइट। इतनी सारी बातें हम क्लियर कर लेंगे, फिर आगे क्लास में हम आप वन बाय वन सारे कंजंक्शन, जितने भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, सब पे बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, जैसे हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में किया था। तो सेंटेंस क्या हमारा, आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं। अब आप ये जगह बोलो भैया मैं उसे पसंद करता हूं, बहुत अच्छी बात है। फिर बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि वो ईमानदार है, मैं उसे इसलिए पसंद करता हूं, सीधी सी बात है। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं क्योंकि वो ईमानदार है। तो अब देखो एक सेंटेंस वो भैया क्योंकि वो ईमानदार है, क्योंकि वो ईमानदार है, इनकम्प्लीट सेंस है। लेकिन अगर आप ये बोलो मैं उसे पसंद करता हूं क्योंकि वो ईमानदार है, आप समझ रहे हो ना, मेरी पसंद करने का रीजन ये है कि वो ईमानदार है। तो आप अगर कंपैरिजन करो कि ये फर्स्ट वाले का मीनिंग ज्यादा एक्यूरेट है ये सेकंड वाले का, तो आप समझ गए होंगे या आप ये 100% श्योर है अब कि जो सेकंड वाला सेंटेंस हमारा है उसकी मीनिंग ज्यादा एक्यूरेट है, ये ज्यादा मीनिंगफुल है, या एक कंप्लीट सेंटेंस है, राइट। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है हमारी, अब ये बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही हमने एक क्लॉज लिखी, और देखिए इस क्लॉज के पहले कोई क्लॉज, सॉरी इस क्लॉज के पहले कोई कंडीशन नहीं लगा है, तो ये हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, राइट। तो जैसे ही हमने इसके पहले एक क्लॉज लिखा, प्रिंसिपल क्लॉज लिख दिया, तो मीनिंग एकदम कंप्लीट हो गया। इसीलिए इसका नाम क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि अपनी मीनिंग को पूरी तरीके से कन्वे करने के लिए, अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए डिपेंड होती है किस पे, प्रिंसिपल क्लॉज पे, इसीलिए इसको हम आप डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ये बात करते हैं हम आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज की। जैसा मैंने कहा कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, ठीक है। दो एग्जांपल से समझते हैं, समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइए। पहला हमने लिखा आई नो वेयर, अच्छा जितनी भी डब्ल्यूएच फैमिली होती है वो भी दिमाग में रखिएगा, मतलब पेन पेज को छोड़ दो, बाकी सब सबऑर्डिनेट है,
राइट। तो इसमें WH फैमिली जैसे वेयर हो गया, ठीक है, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, ठीक है ना, एक्सेट्रा, ये सब सबऑर्डिनेट होते हैं पूरी WH फैमिली, राइट। कंजंक्शन जब बनेंगे तो आई नो वेयर यू लिव, ओके। दूसरा सेंटेंस हमने लिया, यही ले लेते हैं जो भी लिखा था हमने, ही इज ऑनेस्ट, सॉरी देखिए, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, सॉरी, ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए, आई क्या है, सब्जेक्ट है, नो क्या है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये एक है क्लॉज। क्या है, क्लॉज। कौन सी क्लॉज है, कैसे पता करेंगे, देखिए 3 ही क्लॉज होती है, प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। तो प्रिंसिपल क्लॉज जिसको आप मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, उसके पर जिस क्लॉज, ये देखिए बड़ा सटीक मामला है, रटिए मत, जिस क्लॉज के पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा है वही हमारी क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इसके पहले कोई कंजंक्शन लगा है, नहीं लगा है, तो क्या हो गई, हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, ठीक। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, लिव क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब का मिश्रण मिलना, यानी कि ये क्या है, एक क्लॉज है, ठीक है। अब पता करेंगे कि ये कौन सी क्लॉज है, तो इसके पहले चेक करिए क्या कोई कंजंक्शन लगा है, तो जी हाँ बिल्कुल लगा है, क्या है, वेयर लगा है, वेयर यहाँ पर क्या है, एक कंजंक्शन है, राइट। नहीं होता तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होता, ठीक है, वो प्रक्रिया ही पूरी है। जैसे वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, WH टाइप क्वेश्चन, राइट। तो वहां पर क्या है, वहां पर कंजंक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन है, और यहाँ पर ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है बल्कि बता रहा है, कह रहा है कि आई नो, मैं जानता हूं, वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो, ये बता रहा है, राइट। अब देखिए, तो ये क्लॉज है यू लिव, इसके पहले कौन सा कंजंक्शन लगा है, वेयर लगा है, ठीक है। तो तुरंत इस कंजंक्शन का टाइप चेक करिए। तो कंजंक्शन 2 ही प्रकार हैं, एक कौन सा कोरिलेटिव होता है ना, तो कोरिलेटिव जो कंजंक्शंस होते हैं वो बेसिकली कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस ही होते हैं, मैं बार बार इसके पिछले वाली वीडियोस में बता चुका हूं, ठीक है। तो बेसिकली होते 2 ही प्रकार हैं, तो तीसरा प्रकार समझ लो, कोऑर्डिनेट की फैमिली का है, कोऑर्डिनेट ही है ऐसा। तो पता चला ये जो वेयर कंजंक्शन है ये कौन सा है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है हमारा, ठीक है। तो अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो मैंने अभी आपसे बताया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा सबऑर्डिनेट क्लास बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कोऑर्डिनेट क्लास बनाता है, ठीक। तो ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये क्लास है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा सबऑर्डिनेट क्लास बनाएगी, यानी कि वेयर यू लिव क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है। जिस क्लॉज के पहले कोई कंजंक्शन न लगा हो वो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो दूसरी क्लॉज चेक करिए क्या उसके पहले कोई कंजंक्शन लगा है, और अगर लगा है तो चेक करिए वो किस टाइप का कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट है कि कोऑर्डिनेट है। अगर फैन बॉयज में से कोई होगा, राइट, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी वो। लेकिन अगर कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मतलब ये सारे लगे हैं किसी क्लॉज के पहले, तो वो जो क्लॉज बनाएंगे वो सबऑर्डिनेट बनाएंगे, राइट। अब हमको मिल गई एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमेशा याद रखें, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज ये हमेशा बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, याद रखिएगा, ठीक है। एज पर स्ट्रक्चर 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, राइट। तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज, हमने इसके पहले सीखा कौन सा सेंटेंस बनाते थे, यस, कंपाउंड। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज को जब सबऑर्डिनेट क्लॉज से ऐड करते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या बनाएगी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमेशा बनाएगी, याद रखिएगा, ठीक। इसको आप हिंदी में मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये रही इसकी पूरी की पूरी कहानी। अब यहां पर भी देखिए आप, आई क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक क्या है, वर्ब है, ठीक है, हिम इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हमको मिल गया। ये हमारी क्या हो गई, एक क्लॉज हो गई। अब इस क्लॉज के पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा है, तो कौन सा क्लॉज, यस, प्रिंसिपल क्लॉज, बिल्कुल सही जवाब, प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, ठीक है। अब देखिए
ही क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है। तो यहां भी सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन हमको मिल गया। तो ये आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, ये तो पूरा एक सेंटेंस है, राइट? कौन सा है? कॉम्प्लेक्स है। अभी जैसे वो कॉम्प्लेक्स था, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। अब इसी पूरे सेंटेंस का ये दोनों पार्ट है ना, तो सेंटेंस का कोई पार्ट हो और वो सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन हो, उसमें क्लॉज होगी। तो ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस हो गया। अब यहां पर दो क्लॉजेज हैं, क्योंकि दो तरीके के सब्जेक्ट वर्ब है ना, देखो ना, आई क्या है? सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है। ये पार्ट इतना अलग है, दूसरा ये पार्ट अलग है, क्योंकि ये इसकी सब्जेक्ट वर्ब है, राइट? ये चीज, तो यहां पे सब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन हमको मिला, तो ये भी एक क्लॉज हो गई। इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं लगा है, इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन इस क्लॉज के पहले एक कंजंक्शन लगा है। क्या लगा है? बिकॉज लगा है। ये कंजंक्शन है। अब तुरंत इसका टाइप चेक करो, प्रकार चेक करो, कौन सा है? तो ये देखिए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और हम अच्छे से जानते हैं, अगर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा क्लॉज बनाएगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगी। क्लियर? तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा सेंटेंस हुआ? बिल्कुल सही, कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट? आई होप कि आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं, ये कैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने मीनिंग को कन्वे करने में ये प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होती है। कैसे होती है? ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन के लिए कोई रूम नहीं है, राइट? देयर इज नो प्लेस फॉर एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन हियर, ओके? बट if you have any kind of issue, any kind of problem, feel free to tell me. There is no problem at all, okay? अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स के थ्रू आप प्लीज बताएं और उस पर बात की जाएगी, और जितना हो सकेगा हम सब मिलकर बेटर से बेटर इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे, राइट? कोई भी इशू हो आप बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम आप आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट। जय माता दी।